हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश बर्नवाल आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मित्रों, फटाफट आप जुड़ जाएंगे और शेयर कर देंगे जिससे कि सारे बच्चे जुड़ सकें। एक बार फटाफट शेयर कर दीजिए, जिससे कि एक बार आप शेयर करेंगे उनका भी फ़ायदा होगा। तो आप लोग शेयर करिए फटाक से, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों लघु उत्तरी में साइंस का है। अगर दोस्तों ये आपका सीरीज खत्म होता है, इसके बाद अगर आप बोलेंगे सर रिवीजन कराएं, तो रिवीजन तो होगा इसका, फिर से इसी सीरीज का रिवीजन करा देंगे। और अगर मैथ का रिवीजन कराना है, जिस भी सब्जेक्ट का रिवीजन कराना है आपका सीरीज का, तो आप बताइएगा, उस सीरीज का आपका फिर से रिवीजन हो जाएगा। अन्यथा सारा सिलेबस खत्म हो चुका है। कंप्यूटर और एक आध दो सब्जेक्ट और आपके रह चुके हैं, तो उसका मैम अर्चना मैम और अंजलि मैम दोनों लोग मिलकर करा रही हैं, उसको आप करिए दोस्तों वहाँ पे। और जितने भी सब्जेक्ट हैं जो हमने करा रहे हैं, उसका रिवीजन अगर आप बोलेंगे तो फिर से आपका सीरीज के माध्यम से रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यांत्रिक तरंगों का आवृत्ति के अनुसार वर्गीकरण कीजिए। दोस्तों, जो यांत्रिक तरंगे होते हैं वो दो प्रकार की होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। जो ट्रांसवर्स वेव्स होता है उसे अनुप्रस्थ तरंगे बोलते हैं, और जो लॉन्गिट्यूडिनल होता है उसे क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे बोलते हैं। दोस्तों, जो आपका अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं वो लंबवत कंपन करती हैं। दोस्तों, जो कण होता है, माध्यम में जो कण ट्रेवल करते हैं, उस कण के लंबवत ट्रेवल करती हैं, जिसे हम अनुप्रस्थ तरंगे बोलते हैं। जैसे आपका चुंबकीय रे हो गया, एक्स रे हो गया, दोस्तों प्रकाश, जितने भी लाइट वेव्स हो गए, जितने प्रकार के लाइट्स वेव होते हैं, यूवी रे, दृश्य किरण, जो आपके कह लीजिए दोस्तों आपके रेडियो तरंगे, ये सब क्या हैं, ये सब प्रकाश तरंगों के अंतर्गत आ जाते हैं, है ना। ये सब के सब अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, आप याद रखेंगे दोस्तों। और अनुदैर्ध्य तरंगे जो होती हैं दोस्तों, जैसे कि अगर आप अनुदैर्ध्य तरंग देखेंगे तो जो आपका ध्वनि तरंगे होती हैं, इसमें क्या होता है, कण के माध्यम के पैरेलल तरंगे चलती हैं, है ना। गति की दिशा के पैरेलली जो कण जिस माध्यम में चलता है उसी माध्यम में आपका तरंग भी चलती हैं, तो उसे कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे, है ना दोस्तों। याद रखेंगे, जो प्रकाश तरंगे होती हैं, जो प्रकाश वेव्स होते हैं, वो अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे दोनों प्रकार की होती हैं। लेकिन जो ध्वनि तरंगे होते हैं वह केवल और केवल अनुदैर्ध्य तरंग होता है। इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए। देख लेते हैं अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है। देखिए आप, अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण तरंग गति के दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। याद रखेंगे, जैसे शांत जल में पत्थर डालने पर सतह, जो जल होता है, सतह पर उत्पन्न तरंग अनुप्रस्थ होती है। यदि इन तरंगों के मार्ग में एक कागज का टुकड़ा रख दिया जाए छोटा सा, तो देखेंगे आप कि वह अपने स्थान पर ऊपर और नीचे कंपन करने लगता है, आगे नहीं बढ़ता है। यही तो होता है आपका तरंग की लंबवत गति, ऊपर और नीचे गति करना दोस्तों, है ना। जैसे तनी हुई डोरी है, उसको आप एक बार, जैसे सितार की डोरी हो गई, सितार जो बजते हैं गिटार वगैरह, तो उसमें भी देखते हैं जो आपका वायर होता है, उसका जो स्ट्रिंग होते हैं, उसमें क्या होते हैं, जब आप बजाते हैं तो वो भी ऊपर और नीचे झटके लगते हैं उसमें, तो वो भी अनुप्रस्थ तरंग ही होता है दोस्तों, है ना। याद रखें, जैसे माध्यम के इस अनुप्रस्थ तरंगों की निम्न विशेषताएं हैं, देख लेते हैं। माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं, ये बात याद रखेंगे। दूसरी विशेषता क्या है, ये तरंग केवल ठोस में तथा द्रव की सतह पर ही उत्पन्न होते हैं, यानी कि गैस में तो पहले ही निकाल दीजिए, गैस में नहीं होते हैं, गैस में ट्रेवल नहीं करते हैं, है ना। याद रखेंगे दोस्तों, इनमें श्रृंग एवं गर्त बनते हैं। श्रृंग और गर्त मतलब समझ रहे हैं, आपका अप एंड डाउन, जैसे यह है, यहाँ से कोई तरंग गति निकली तो यह श्रृंग हो गया, यह गर्त हो गया, यह पूरा एक वेवलेंथ हो गया, यह पूरा एक वेवलेंथ हो गया, एक आपका यस पूरा का पूरा एक चक्कर कंप्लीट हुआ। इसे श्रृंग बोलेंगे ऊपर वाले को, नीचे वाले को गर्त बोलते हैं। यह पूरा एक वेवलेंथ हो गया आपका, है ना, इस तरह का यह बोलते हैं इसे श्रृंग और गर्त। नोड, इसे नोड बोलते हैं, कोड और नोड बोलते हैं दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। इनके कारण माध्यम में दाब परिवर्तन नहीं होता है, इनके कारण माध्यम में दाब परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों। अगर बात करें जो ध्वनि है, ध्वनि जो होती है, साउंड होती है, साउंड आपका कैसी तरंगे होती है, अभी हमने आपको बताया अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। तो क्या अनुदैर्ध्य तरंग जो होती हैं उस पे दाब का इफेक्ट पड़ता है, तो बोलेंगे आप नहीं पड़ता है। दाब का इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन ताप का इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अनुदैर्ध्य तरंगे जो होती हैं, यानी कि ध्वनि तरंगे जो होती हैं भैया, वो बढ़ जाएंगी। अगर ताप घटाएंगे तो ध्वनि तरंगे, मतलब कि जो आपका साउंड का स्पीड है वह घट जाएगा। इसी तरह अगर मॉइस्चर की बात करें, आपके एनवायरनमेंट में जो मॉइस्चर हैं, अगर मॉइस्चर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि आपके ध्वनि तरंगे बढ़ेंगे। जैसे घनत्व, जो आपका एयर का घनत्व जब बढ़ेगा तो ध्वनि की स्पीड घटेगी। जब घनत्व आपका घटेगा तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी, है ना मित्रों। इस तरह चलते हैं क्रम, आप याद रखेंगे इसको।
अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं? तो अनुदैर्ध्य तरंगे जो होती हैं, इनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं। मतलब कि उसी के पैरेलल जो तरंग संचरण करती है, कण जो संचरण करते हैं, उसी की दिशा में ही यह कंपन करते हैं तरंगे दोस्तों, याद रखेंगे। जैसे लोहे की पत्ती को ठोकने पर उसके अंदर अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त जैसे आप मान लीजिए कोई मूर्चा लगा हुआ लोहा ले लीजिए, जिसमें कि रस्ट वगैरह लगा है, उसको ले लीजिए। उसको आप जब ठोकते हैं तो वो झर जाते हैं, मतलब कि देखते हैं गिरने लगते हैं उसके बारीक जो कण होते हैं झर के। तो क्या होता है, क्यों गिरते हैं? क्योंकि आपको पता है वो पैरेलली उसमें क्या होता है, जब आप ठोके उसमें आवाज़ जो साउंड निकला है वो पैरेलली पूरे के पूरे एक जगह आप ठोके ना, तो आगे की तरफ से क्यों गिर गया? बताइए, गिरना तो चाहिए जहाँ पे आप ठोके हैं, जहाँ पे उसको आपने बिट किया है, बस उसी जगह से गिरने चाहिए ना कण, तो आगे का कण क्यों गिरता है? क्योंकि जो आपने साउंड उसमें लगाया, जो साउंड उसमें दिया है दोस्तों, ठोक कर उसको जो साउंड दिए हैं, वो पूरा का पूरा पैरेलली ट्रैवल किया। इस वजह से आगे और पीछे दोनों से भी जितने भी उसमें रस्टिंग पदार्थ हैं, रस्टिंग कण हैं, वो गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, जिसे बोलते हैं हम लोग, है ना? तो यह मान लीजिए कि जो साउंड होता है, वो कण के पैरेलली संचरण करता है ना? अनुदैर्ध्य तरंग की निम्न विशेषताएँ क्या-क्या हैं देख लेते हैं। इनमें माध्यम के कण संचरण तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं। जो अनुदैर्ध्य तरंगों के संचरण में से माध्यम में संपीड़न तथा विरलन उत्पन्न होते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, अनुदैर्ध्य तरंग से संपीड़न और विरलन उत्पन्न होते हैं। संपीड़न और विरलन मतलब समझ रहे हैं? संपीड़न और विरलन का मतलब जैसे आप कोई स्प्रिंग ले लीजिए। स्प्रिंग में आप अगर यहाँ पे बाँधकर कोई बेस है आपका, इस बेस से बाँधकर आप स्प्रिंग को ऐसे-ऐसे मान लीजिए स्प्रिंग है। तो ये देख रहे हैं यह क्या है आपका? संपीड़न है। अगर विरलन की बात करें तो विरलन दूर-दूर हो जाएगा। फिर संपीड़न देखेंगे तो पास-पास, पास-पास, फिर विलयन देखेंगे दूर-दूर हो जाएगा, इस तरह। ये संपीड़न और विलयन इस तरह के मामला सेट होने लगते हैं अपने में। इसे अनुदैर्ध्य तरंग के संचरण की गति कहा जाता है दोस्तों, है ना? याद रखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं इसका विशेषता क्या है? ये तरंग ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में उत्पन्न हो जाते हैं दोस्तों, याद रखेंगे क्योंकि आपको पता है जो आपका साउंड होता है वो केवल माध्यम में ही ट्रैवल करता है, चाहे वो गैस मीडियम हो, चाहे द्रव हो, चाहे ठोस हो। इस सब में ट्रैवल करता है। अगर बात करें मॉइस्चर वाले मतलब कि साधारण जो सिंपल एयर है, एयर में ध्वनि कितनी होती है, तो स्पीड कितनी होती है बता देंगे 300 कितना भैया 332 332 के आसपास में होता है, 332 मीटर पर सेकंड होता है। इसी तरह अगर प्रकाश की चाल की बात करें निर्वात में तो 3 × 10 की पावर 8 होता है, लेकिन अगर एग्जैक्ट बात करें तो 2.998 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है ना? याद रखेंगे इतनी बातें। इन तरंगों के कारण माध्यम में दाब परिवर्तन होता है। दोस्तों किन तरंगों के कारण? तो बता देंगे अनुदैर्ध्य तरंगों के कारण माध्यम में दाब में परिवर्तन भी होता है। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? न्यूटन के गति विषयक तीनों नियम लिखिए। अब यहाँ से आपको न्यूटन के गति विषयक तीनों नियम हम विधिवत बताने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। न्यूटन के 3 गति विषयक नियम है ना? आपको पता है। जो पहला नियम है उसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। किसका नियम कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं दोस्तों, पहले नियम को कहते हैं। क्योंकि इसमें जो न्यूटन ने प्रथम नियम दिया था, आपको पता है v बराबर u प्लस ए टी, यू प्लस ए टी। दोस्तों u प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है, a त्वरण है और t समय है ना? ये आपको फार्मूला मिलता है पहले गति विषयक के प्रथम नियम से। और न्यूटन के जो गति विषयक का प्रथम नियम उसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम यह कहता है, जो गैलीलियो का जड़त्व नियम है प्रथम न्यूटन के प्रथम गति नियम से ही प्रतिपादित होता है। दोस्तों इतनी बातें याद रखेंगे। और यह जो जड़त्व का नियम होता है 2 तरह का होता है, एक गति का जड़त्व होता है, एक होता है विराम का जड़त्व। जो गति का जड़त्व होता है, जैसे आप कभी बस में बैठे हैं, बस एक बेग रुक जाती है तो आप किधर रुकते हैं? आगे की तरफ झुक जाते हैं, इसे बोलते हैं गति का जड़त्व, है ना? नहीं, विराम का जड़त्व, इसे विराम का जड़त्व बोलते हैं भैया। जब बस एक बेग रुकती है, ब्रेक लगाती है, इसे विराम का जड़त्व बोलते हैं। जब बस अचानक से चलना स्टार्ट होता है तो उसे बोलते हैं गति का जड़त्व। उस समय आप पीछे झुकते हैं गति के जड़त्व में, बस में बैठे हुए। अगर आप बस रुकती है, स्टॉप होती है चलती हुई बस, तो आप आगे की तरफ झुकते हैं, है ना? तो यह होता है विराम का जड़त्व। 2 तरह के होते हैं जड़त्व, आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपसे पूछा जाता है गति विषयक यानी कि जो हमको फोर्स यानी कि बल का जो परिभाषा मिलता है, बल का, वह किस गति के किस नियम से मिलता है? तो बता देंगे गति के पहले नियम से मिलता है हमको फोर्स यानी कि बल की परिभाषा। क्योंकि गति का पहला नियम यही कहता है ना, अगर कोई वस्तु विराम में है तो तब तक विराम में रहेगा जब तक उस पे कोई बाह्य बल न लग जाए। अगर कोई वस्तु स्थित है मतलब कि चल रहा है तो वह तब तक गमन करता रहेगा जब तक उस पे कोई बाह्य बल लगाकर रोका न जाए, है ना? लेकिन ऐसा स्पेस में नहीं होता है। ये चीज़ स्पेस में, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल है ही नहीं, तो वहाँ पे नहीं होता है। और न्यूटन गति का द्वितीय नियम की बात कर लेते हैं। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या कहता है? तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या है, आप खुद बता दीजिए। इसका फार्मूला बता दीजिए। v² = u² + 2at। v² = u²
प्लस 280 है ना। अब लास्ट वाला यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। जो तीसरा नियम होता है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यह होता है फार्मूला, है ना। याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे भी जो यू है वो आपका प्रारंभिक वेग है, यस क्या है, डिस्टेंस है, और आपका ए त्वरण है, टी समय है। इसी तरह वी देखेंगे तो वी आपका लास्ट वेलोसिटी है, और वी यू क्या है, प्रारंभिक वेलोसिटी है, और ए त्वरण है, और टी समय है। सेम चीज़ें हैं। लेकिन जो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम होता है, जैसे आप कभी बॉल क्रिकेट वगैरह खेलते होंगे तो आपको पता होना चाहिए, जब आप कैच करते हैं बॉल को तो आप हाथ पीछे खींचते हैं, क्यों? क्योंकि आपकी चोट न लगे, आसानी से आप बॉल को कैच कर सकें दोस्तों, है ना। तो यह होता है एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए होता है इसका फार्मूला, न्यूटन की गति का द्वितीय। यानी कि या अगर आपसे पूछा जाता है जो बल का हमें डेफिनेशन मिलता है वो किससे मिलता है, तो बता देंगे प्रथम नियम से। लेकिन बल का जो हमको फार्मूला मिलता है, फोर्स बराबर एम ए, यानी कि मास और त्वरण, यह अगर मिलता है तो किस नियम से मिलता है, तो बता देंगे, मतलब किस गति के नियम से मिलता है, तो बता देंगे द्वितीय गति से मिलता है। हम दोस्तों न्यूटन की गति विषयक द्वितीय नियम से मिलता है। ये बातें आप याद रखेंगे दोस्तों, है ना। अब देखिए जो यफ है, यफ का मतलब क्या होता है, यफ का मात्रक क्या होता है, तो बता देंगे न्यूटन होता है, न्यूटन होता है। जैसे कि मास है, मास का केजी हो गया, और त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है त्वरण का। तो जो आपका केजी है, केजी का अगर पूछा जाए आपसे क्या बीमा बताइए, तो आप क्या बताएंगे, एम बताएंगे, एम। अगर यम का पूछा जाए बीमा तो एल बताएंगे। जो एस स्क्वायर उसको क्या बताएंगे, टी के पावर -2। तो यह हो गया आपका डायमेंशन, एम एल टी के पावर -2। दोस्तों यहाँ से सब कुछ क्लियर करते चलिए आप लोग, है ना। अब न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की बात कर लेते हैं। न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम यह कहता है कि अगर कोई वस्तु जितना बल लगाता है दूसरी वस्तु पे अपने आगे जाने के लिए या फिर अपने आप को रोकने के लिए, उतना ही वह भी वस्तु उस पर बल लगाएगी। यानी कि इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, है ना। जो आप एक्शन लगाते हैं उसका विपरीत रिएक्शन भी होता है ना। ये चीज़ आप याद रखेंगे दोस्तों। ये होता है गति विषयक तृतीय नियम न्यूटन का दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों इसको। बस इसमें इतना, जैसे आप नाव खे रहे हैं, नाव खेवक होता है, नाव चलाता है जब, तो अपने जो मल्लाह होते हैं जब अपना पलड़ा घुमाते हैं तो उसमें क्या होता है, पानी को जब पीछे की तरफ धकेलते हैं उतनी ही स्पीड से नाव आगे चलती है। जैसे घोड़ा दौड़ता है, जैसे आप गाड़ी वाला बैलगाड़ी वाला देख लीजिए, जितने तेज से बैल दौड़ती है उतने ही तेज से वो जमीन पर अपना पैर भी पीछे की तरफ करती है दोस्तों, है ना। तो याद रखेंगे दोस्तों ये बातें। ये न्यूटन की गति विषयक तृतीय नियम हो गया। इतनी बातें आप क्लियर करेंगे यहाँ से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। पत्तियों के कार्य क्या हैं, लिखिए इसके बारे में। देखिए पत्तियां क्या क्या काम कर लेती हैं, प्रकाश संश्लेषण करती हैं दोस्तों, आपको पता है इसमें मैग्नीशियम हो गया। जैसे कि लाल प्रकाश के किरण में दोस्तों पत्तियां सबसे ज़्यादा अपने आप को सुलभ रखती हैं, अपने आप में सबसे ज़्यादा खाना भोजन वगैरह तैयार करती हैं लाल प्रकाश के किरण में, आप याद रखेंगे इसको, है ना। उनके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है लाल प्रकाश, है ना, याद रखेंगे दोस्तों। श्वेत किरण में लाल प्रकाश भी आता है, रेड रे भी आता है ना, याद रखेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण, इसमें पत्तियां भोजन बनाती हैं। और श्वसन क्या करती हैं भैया, पत्तियां क्या करती हैं, श्वसन भी करती हैं। इसमें भोजन का ऑक्सीकरण होने से ऊर्जा उत्पन्न होता है, जो पूरे पेड़ पौधों को मिलता है। जो टहनियाँ होती हैं, जो उसके पत्तियां होती हैं, जो नीचे के जड़ तने सबको दे दिया जाता है। वाष्पोत्सर्जन भी यही करती हैं, आपको पता है, जड़ से पानी इसको दिया जाता है। और आपको पता होगा दोस्तों जो जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। जाइलम एक दोस्तों, जाइलम से हम क्या करते हैं, पानी का प्रवाह करते हैं नीचे से ऊपर की तरफ दोस्तों, याद रखेंगे। और जो फ्लोएम होता है वो क्या काम करता है भैया, वो पूरे पेड़ पौधे के पूरे एक एक टहनी में, एक एक पत्ती में क्या पहुंचाता है, फूड्स और खनिज पदार्थ पहुंचाता है। यह काम करते हैं जाइलम और फ्लोएम। इसी तरह वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्प जितनी पानी होती है पत्तियों में वो वाष्प के रूप में वाष्पित होती हैं, वह वाष्पोत्सर्जन के अंतर्गत आता है, या पत्तियां ही करती हैं, याद रखेंगे। भोज्य पदार्थों का संचय भी पत्तियां करती हैं, याद रखेंगे। कायिक जनन, जो कायिक जनन होते हैं, जैसे कि कुछ पत्तियां होती हैं, अजूबे की पत्ती जैसे होती है, वह उसके द्वारा कायिक जनन होता है, याद रखेंगे दोस्तों इतनी बातें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। प्राकृतिक संपदा क्या है, इसके संरक्षण के उपायों को लिखिए। तो प्राकृतिक संपदा क्या है, आपको पता है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, दो प्रकार के संसाधन होते हैं। नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत वह आ जाते हैं दोस्तों जो जो जैसे कि आपके नवीकरणीय, अगर केवल नवीकरणीय की बात किया जाए, जिसको जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि आपका जीव जंतु हो गए, है ना। एक मिनट, नवीकरणीय और अनवीकरणीय दो होते हैं ना। जैसे प्राकृतिक संसाधन वे प्राकृतिक पदार्थ हैं जो अपने अपसारित मूल प्राकृतिक रूप में मूल्यवान माने जाते हैं। यह प्राकृतिक संसाधन का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि कितना पदार्थ उपलब्ध है और उनकी मांग कितनी है, यह बात होती है। यह आ जाते हैं दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। इनका उपाय देख लेते हैं। जैसे प्राकृतिक संपदा हमारी पूंजी है, जिसका लाभकारी कार्यों
में सुनियोजित ढंग से उपयोग होना चाहिए। यह बात याद रखेंगे, इसका उपाय है दोस्तों। इसके लिए पहले हमें किसी देश या प्रदेश के संसाधनों की जानकारी होनी चाहिए। फिर यह ध्यान रखना चाहिए कि विभिन्न संसाधन परस्परावलंबी तथा परस्पर प्रभाव उत्पादक होते हैं। अतः एक का हास्य हो गया या नाश हो तो उसका कुप्रभाव पूरे आर्थिक चक्र पर पड़ता है। जो संसाधन या प्राकृतिक संपदा सीमित है उसे अंधाधुंध समाप्त करना अदूरदर्शिता है। सीमित परिमाण वाली संपदा जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है दोस्तों, जितने आपके खनिज पदार्थ हो गए, ये सब क्या है पता है? जितने पेट्रोलियम से कोक वगैरह होते हैं, कोयले वगैरह, ये सब सीमित पदार्थ हैं। जैसे मृदा संरक्षण, वनस्पति संरक्षण, ये सब हमको करना चाहिए, ये सब उपाय हैं। लेकिन जो सीमित संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, तो खत्म होना ही है। जैसे आप इस समय देख रहे होंगे कि सोलर पैनल वगैरह लगाए जा रहे हैं बहुत जगह। आपके पता है सौर एनर्जी उपयोग की जा रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए। बहुत सारे जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, सिक्किम हो गया, और जैविक, सबसे पहले जैविक प्रदेश जो आपका बना था सिक्किम बना था, है ना? अगर राज्य में देखें तो। अगर दोस्तों इसमें देखें आपके जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें लक्षद्वीप बना सबसे पहला जैविक प्रदेश के नाम से, है ना? पूर्ण रूप से जैविक प्रदेश। तो इस तरह जैविक प्रदेश का मतलब क्या हो गया? उसमें जितने भी खाद्य पदार्थ हैं वह ऐसे खाद्य पदार्थ नहीं यूज किए जा रहे हों जो कि हमारे वाटर को नुकसान पहुंचाए, मतलब पानी को गंदा करे, हवा को गंदा करे, इस तरह के। तो ये सब क्या है? ये सब नवीकरणीय के अंतर्गत आ जाते हैं। मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं, नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं। इसी तरह कोयला, पेट्रोल, ये सब खत्म होने के कगार पे हैं, बिल्कुल खत्म हो ही जाएंगे एक न एक दिन दोस्तों। जैसे मृदा संरक्षण अगर हम नहीं रोकेंगे तो एक दिन, पता है आपको, बाढ़ किस वजह से आती है? मृदा संरक्षण अगर नहीं रोकेंगे, मृदा कटाव होगा तो बाढ़ वगैरह आता है। इस वजह से हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं। वनस्पति संरक्षण करने का ये भी एक उपाय है। अगर वनस्पति संरक्षण करेंगे तब नवीकरणीय अनवीकरणीय संपदाएं जो हमारी होंगी सुरक्षित होंगी, है ना? ये सारी बातें हैं। जैसे जीव जंतुओं का संरक्षण करिए, जल संरक्षण करिए, वायु संरक्षण करिए, इन सब से भी हमारी नवीकरणीय और अनवीकरणीय जितनी भी संपदाएं हैं वह सुरक्षित रहेंगी, है ना? तो याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, प्रतिजैविक दवाएं किसे कहते हैं? प्रतिजैविक दवाएं किसे कहते हैं, इनका क्या उपयोग है? प्रतिजैविक एक पदार्थ है या यौगिक है जो जीवाणु को मार डालता है या उसके विकास को रोकता है। प्रतिजैविक रोगाणु रोधी यौगिकों को व्यापक समूह होते हैं इनके, जिसका उपयोग कवक और प्रोटोजोआ सहित सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने वाली जीवाणुओं के कारण हुए संक्रमण के इलाज के लिए होता है। औषधीय रसायन विज्ञान की प्रगति के साथ साथ अब अधिकतर एंटीबायोटिक्स सिंथेटिक ही हैं दोस्तों। सिंथेटिक मतलब समझ रहे हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी से बनते हैं, जिन्हें प्रकृति में पाए जाने वाले मूल यौगिकों से रासायनिक रूप से संशोधित किया जाता है। जैसे बीटा लैक्टम है दोस्तों, बीटा लैक्टम है जिसमें कि पेनिसिलियम और सिकालास्पोरिन और दोस्तों कार्बोपेनेम्स। इसके बाद बहुत सारे कवक होते हैं आधारित पेनिसिलिन, बहुत ज़्यादा। जैसे कवक रूपी पेनिसिलिन सबसे पहले कौन बनाया था, तो आप बता देंगे, आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था कवक रूपी पेनिसिलियम। पेनिसिलियम सबसे पहले उन्होंने ही बनाया था दोस्तों, याद रखेंगे। इसके उपयोग क्या है? जैसे कि एनेस्थेटिक दवाओं का उपयोग मुख्य रूप से शल्य चिकित्सा के दौरान अंगों को चेतना शून्य करने के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर कभी ऑपरेशन वगैरह होते हैं बड़े बड़े, तो उन सब में इसका यूज किया जाता है, जिससे कि जो मरीज होते हैं उनको पता भी ना चले और आसानी से डॉक्टर अपना ऑपरेशन वगैरह कर सके, है ना दोस्तों? तो इतनी बातें रहीं, इसके आगे कल हम देख लेंगे, है ना? 5-6 क्वेश्चन और हैं, इसके बारे में हम कल देखेंगे दोस्तों, क्योंकि बड़े-बड़े क्वेश्चन हैं तो आपको थोड़ा-सा नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख पाएँगे, है ना? 4, 5, 6 क्वेश्चन, क्योंकि लघुत्तरी है, तो इतना बहुत है। हम लोग करते चल रहे हैं, आप घबराइए मत, पेपर भी थोड़ा-सा डिले हो रहा है, तो आराम-आराम से चलते हैं, है ना? आप ज़रूर बताइएगा, इसके खत्म होने के बाद आप किस सब्जेक्ट का रिवीजन चाहते हैं, है ना? सीरीज़ के माध्यम से हम ज़रूर कराएँगे दोस्तों। धन्यवाद।